नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं 3 अलग-अलग सेगमेंट के माध्यम से। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में हम जानेंगे महिलाओं के स्वावलंबन में सहकारिता के योगदान के बारे में। हमारा पशुधन में बात होगी समसामयिक पशु प्रबंधन की। इसके अलावा कामयाब किसान में हम आपको मिलवाएंगे उच्च शिक्षा हासिल करके कृषि के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले राजस्थान के किसान रणदीप सिंह से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। कृषि और पशुपालन में महिलाओं की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और इनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सहकारिता एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। महिलाओं के विकास से ही देश का विकास जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार हर ओर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगी हुई है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की तरक्की की राह खोल रही है। कृभको कैसे किसानों के हित में काम कर रहा है और महिलाओं को लेकर कृभको की क्या रणनीति है, इस पर कृभको के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह जी से बात की हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। कृभको की बात कर रहे हैं और उनके डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह चेयरमैन हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उनसे सीधे तौर पर यही पूछेंगे कि आपका क्या क्या दायित्व बनता है किसानों के लिए। देखिए, हमने आपको कहा है कि सहकारी संस्थाएं इस देश के किसानों की खुशहाली के लिए, इस देश के किसानों के खेत का उत्पादन बढ़े, किसानों का उत्पादन जो है उसको बाज़ार में उनको सही कीमत मिले, इसके लिए सहकारी संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। हमने किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए आज सामान्य निकाय की बैठक में अवगत भी कराया है कि लगभग 45 लाख टन जो है हमने फर्टिलाइज़र की बिक्री करके किसानों को उच्च क्वालिटी का यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्सेस और कंपोस्ट तमाम जो फर्टिलाइज़र होते हैं हमने सब उपलब्ध कराने का काम किया है। उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको उन्नतशील किस्म के बीज उपलब्ध कराने का भी काम किया, हाइब्रिड बीज भी उपलब्ध कराने का हमने उनको प्रयास किया है। दूसरी तरफ हमारा ये प्रयास होगा कि किसानों के खेत का उत्पादन बढ़े। हमें समय समय पर कृषि गोष्ठियाँ आयोजित करके, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके, चौपाल लगा करके अगर किसानों को इस बात की जानकारी देना पड़ेगी कि नई तकनीकी आधार पर हम खेती कैसे कर सकते हैं, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे कि हमारे खेत का उत्पादन बढ़े। हम इसके लिए भी कृभको लगातार काम कर रहा है और हमारा प्रयास है कि हम किसानों को उनके खेत का उत्पादन बढ़ाएं, उनको खुशहाल बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं और ये हमारा जो सहकारी संस्थाओं का दायित्व है उस दायित्व की हम जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं। जी, आपका प्रयास किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाए, लेकिन महिलाओं के लिए पूछा जाए, महिलाएं, छोटे किसान, उनके हितों के लिए क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? अभी हाँ, हम लोगों ने जो कृभको ने काम किया है उसमें महिलाओं के लिए हमारी एक संस्था है ग्रामीण विकास ट्रस्ट। उस ग्रामीण विकास ट्रस्ट के माध्यम से हमने महिलाओं के तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं और उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दे करके हमने उनको रोज़गार से जोड़ने का काम किया है। जहां खेती में तो उनकी रुचि है ही, लेकिन इसके अलावा उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उनकी आय कैसे बढ़े, इसके लिए हमने अपने ग्रामीण विकास ट्रस्ट के माध्यम से किसान महिलाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है और उनके उत्पाद को बाज़ार में जो है सही कीमत दिलाने के लिए बाज़ार में कैसे बिक्री हो, इसके भी हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हमारी महिलाएं जो है इस सहकारी आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कृभको 1980 से किसानों के हितों में काम करता आ रहा है। फिलहाल कुछ ऐसी रणनीति या कुछ ऐसे कार्य
सोचा जा रहा है कि आने वाले समय में 2021 की बात कर रहे हैं, अब हमारे किसानों के चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान रहे, क्रिप्को कुछ ऐसा करे? देखिए, हमने जब संस्था हमारी प्रारंभ हुई थी, हमने छोटे स्तर पर काम प्रारंभ किया था, लेकिन आज हम लोग जो है 2 गुने और 3 गुने फर्टिलाइज़र का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी बिक्री कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो लाभ आता है, हमने सहकारी संस्थाओं को 20% डिविडेंड दिया है। अगर हम 20% डिविडेंड देंगे तो वो उसका सीधा लाभ जो है किसानों को ही होना है, उस संस्था से जुड़े हुए लोगों को ही होना है, जहां हम उनको समय से फर्टिलाइज़र उपलब्ध करा रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करने का भी काम कर रहे हैं, उन्हें 20% डिविडेंड दे रहे हैं और भी जो समय समय पर लोगों के सुझाव आते हैं, उन सुझावों के अनुरूप भी हम काम करके और जहाँ संस्था को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज हमारा प्रॉफिट जो है 513 करोड़ रुपए का है। तो हम जहां संस्था को भी मजबूत कर रहे हैं, वहीं हम देश के किसानों को और जो हमारे मेंबर सोसाइटीज़ हैं, उनको सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी लाभ पहुंचे, इन संस्थाओं को जो लाभ मिल रहा है उनका जो हिस्सा है उनको पहुंचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें और किसानों की मदद कर सकें। वहीं सालों से पशुपालकों और महिलाओं की जिंदगी सवार रहा अमूल ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन में बढ़ते कदम और कामयाबी की राह पर है। इस संबंध में जब डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में सुमूल में करीब 2.5 लाख महिलाएं उनसे जुड़ी हुई है, जबकि अमूल में करीब 35 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है, जिन्हें हर तरह से सुविधाएं दी जा रही है। और आगे की क्या रणनीति है, आइए जानते हैं। बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। अमूल और सुमूल के डायरेक्टर जस भाई पटेल हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि महिलाएं और युवाओं के लिए किस तरह से उनको काम दे रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये जानकारी रहेगी। बहुत स्वागत। इस साल देश भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सुमूल और अमूल भी मना रहा है। हमारा भी 75 साल हुआ है। जो गांधी जी ने कल्पना थी, सरदार साहब ने जो कल्पना थी कि गांव में रोजगारी देना है तो दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, दूध की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जिस तरह सहकारी प्रवृत्ति गुजरात में खासकर अमूल मॉडल का जो स्थापना हुआ, जो उसकी वजह से सुमूल में हमारे साथ 2.5 लाख महिलाएं जुड़ी है और पूरे अमूल के साथ 35 लाख महिला है। हर रोज़ 3 करोड़ से भी ज़्यादा दूध रही है। हर रोज़ का 120 करोड़ रुपया हम आमदनी दे रहे हैं। पूरे गुजरात की बात करें तो 35 लाख महिलाएं पूरे साल में 35,000 करोड़ रुपया इस दूध के व्यवसाय से जा रहे हैं। और महिलाओं के लिए उनके जो रख रखाव के लिए हम पूरी सुविधा दे रहे हैं। उनके जो मवेशी है उनके लिए हमने 24 घंटे हमारे डॉक्टर प्रबंध कर रखे हैं और उनकी जो जो सुविधा है उनको आने वाले दिनों में अच्छी तरह दूध का उत्पादन बढ़े, इसलिए उनको हर एक सुविधा हमारे गांव में दी जा रही है। और पहले जो 20 साल पहले एक कैटल 2 लीटर उत्पादन दे रहा था, आज वो बढ़ के 8 के 10 लीटर हो गया। इसलिए उनका भी हम बढ़ाव कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे गांव में जिस तरह से एमएसपी की बात हो रही है कि किसानों को एमएसपी पूरी तरह नहीं मिल रही है, तो आने वाले दिनों में सहकारी प्रवृत्ति से खास करके महिला और किसानों को उनकी आमदनी 2022 में मोदी साहब ने जिस तरह के बात कही है कि उनकी दोगुना करनी है, तो इसके बारे में भी हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और अमूल मॉडल पूरे देश में अभी सफल हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। अमूल मॉडल की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जो पूरे देश भर में बहुत खूबसूरती से कार्य कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। आप डीडी किसान देख रहे थे, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो देखा आपने महिलाओं के स्वावलंबन में सहकारिता कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पशु प्रबंधन की, हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। दुधारू पशुओं से अच्छा उत्पादन मिलता रहे और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, इसके लिए जरूरी है प्रबंधन की तकनीकों में बदलाव लाना। बात जहां आहार की है तो यहां बदलते मौसम के साथ आहार में तब्दीली लाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस मौसम में आहार की व्यवस्था पशुओं के लिए कैसे करें। इस समय मौसम में परिवर्तन शुरू हो गया है। बारिश के बाद ठंड का मौसम दस्तक देगा। ऐसे में पशु के चारे में क्या बदलाव करें, बता रहे हैं विशेषज्ञ। आज मैं आपसे बात करूंगा कि पशुओं के संबंध में जो अभी जो मौसम चल रहा है या एक तरह से समशाम में जो प्रबंधन होते हैं पशुओं के, अभी आने वाला जो समय है देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे यही मौसम आपका सर्दियों में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको आप फसलों में रबी का मौसम भी कहते हैं। तो जहाँ तक मौसम परिवर्तन की बात है और पशुओं के प्रबंधन की बात है, तो सबसे पहला जो आवश्यक होता है वो होता है कि आपका मौसम के हिसाब से चारा बदलता है, पशुओं का चारा बदलता है। तो क्या होता है कि अगर कई बार क्या होता है कि इससे पहले आपके पशु अगर किसी वजह से सूखा चारा खा रहे हैं और एकदम से दूसरा चारा बदल के आता है, तो देखने में आता है कि पशुओं में कई बार इस कारण से अफारे जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना तो किसान भाइयों से अपने यही होगा, पशुपालक भाइयों से, कि जो भी चारा परिवर्तन आप अपने पशुओं का करते हैं वो एकदम से ज़्यादा मात्रा में ना करें। धीरे धीरे उसको परिवर्तित करें और धीरे धीरे ही उसकी मात्रा बढ़ाएं, ताकि पशुओं में होने वाली चारा परिवर्तन से इन अफारे जैसी समस्याओं से पशुओं का हम बचाव कर सकें। पशुओं की मृत्यु दर की सबसे बड़ी वजह बीमारियां होती है, जिनमें खुरपका, मुंहपका और गलघोटू रोग विशेष है। हालांकि इसके लिए सबसे कारगर उपाय है टीकाकरण। उसके अलावा और क्या करे पशुपालक, आइए जानते हैं। दूसरा जो पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आप किस पशुपालक भाई देखते होंगे कि हमारे पशुओं में कई बार जो 2 मुख्य बीमारियां हैं, जिनको हम खुरपका, मुंहपका और गलघोटू कहते हैं, वो काफ़ी आती हैं। तो मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि जिन किसान भाइयों ने अपने पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग के लिए और गलघोटू रोग के लिए टीकाकरण नहीं कराया है, वो कृपया अपने पशुओं को तुरंत प्रभाव से उसका टीकाकरण अवश्य करा लें। क्योंकि ये 2 जो बीमारियां हैं, अगर हम गलघोटू की बात करें तो ये एक फेटल बीमारी है, एक तरीके से इसमें पशुओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा जो होती है वो खुरपका, जो मुंहपका रोग है, इसमें प्राय मृत्यु तो कम होती है, लेकिन हमारे अच्छे खासे जो पशु होते हैं, जो अच्छा उत्पादन कर रहे होते हैं, उनका उत्पादन हमेशा के लिए मारा जाता है, उत्पादन समाप्त कर देती है। तो मेरा किसान भाइयों से और पशुपालक भाइयों से यही कहना है कि जिन किसान भाइयों ने अपने पशुओं को खुरपका, मुंहपका और गलघोटू रोग के लिए टीकाकरण नहीं कराया है, वो टीकाकरण अवश्य करा लें। पशुओं के गिरते स्वास्थ्य की एक वजह परजीवी भी होते हैं, जो पशु को आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही परजीवी अन्य रोगों के वाहक भी होते हैं, इसलिए समय से इनका निदान करना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसके लिए क्या करे पशुपालक, जानते हैं विशेषज्ञ से। इसके अलावा आप देखते हैं हमारे पशुओं में कई तरह के परजीवी भी होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे पशुओं के जैसे अब सर्दी बढ़ेंगी तो बाल बड़े होते थोड़े होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पशुओं में जो बाह्य परजीवी हैं, किलनियाँ, चिंचड़ियाँ जिसको आप कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती हैं।
तो ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक है कि जैसे जैसे अगर जिन किसान भाइयों ने अपने पशुओं को कीड़े की दवाइयों का पान नहीं कराया है, वो अपने पशुओं को कीड़ों की दवाइयों का पान भी करा दें। उसमें आपके जो कीड़े होते हैं वो अंतःपरजीवी हो सकते हैं, बाह्य परजीवी भी हो सकते हैं। और मेरा तो आप लोग किसान भाइयों से ये कहना होगा कि अपने डॉक्टरी सलाह से अवश्य आप अपने पशुओं को कीड़े की दवाइयों का पान करा दें। उसमें जैसे आंत के कीड़े हैं, लीवर के कीड़े हैं, खून के कीड़े हैं, इसी तरह से बाह्य जो शरीर पे पाए जाते हैं, चींचड़ियाँ हैं, जुएँ हैं, तो ये सब क्या होते हैं कि आपके पशुओं का जैसे बाह्य कीड़े होते हैं, ये आपके पशुओं से ये खून चूसते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अगर संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो आपका पशु धीरे धीरे उसमें खून की कमी होने लगती है, और खून की कमी होने से आपका पशु एनीमिक हो जाता है, और एनीमिक होने से उसमें बहुत सारी अन्य समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियों के वाहक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सर्रा, जिसको इसी तरह से बेबीसियोसिस हो गया, तो बहुत सारे परजीवी जनित रोग भी हैं जो इनके कारण से आपके पशुओं में होते हैं। तो इनके नियंत्रण से दो फायदे हैं, एक तो आपके पशुओं में दूसरे अन्य रोग भी नहीं हो पाएंगे, और आपके पशु का जो स्वास्थ्य है वो उचित रहेगा, क्योंकि उसका जो शरीर में खून की मात्रा है वो पर्याप्त बनी रहेगी। इस तरह से पशुपालक कुछ बातों का ध्यान रखकर पशु के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही संभावित नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि किस तरह से दुधारू पशुओं में आहार की व्यवस्था की जानी चाहिए। आहार के अलावा और भी कई बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए आपको बता दें कि सितंबर माह में पशुओं की देखभाल किस तरह करें। नजर डाल लेते हैं सितंबर माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सीमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। पशुओं में हरे चारे के अधिक सेवन से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पशुओं को बार बार खुले में चरने के लिए ना भेजें। हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। संक्रमण से बचाव के लिए हरे चारे या ड्रेन के साथ लवण मिश्रण दें। हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान। आधुनिकता की इस दौड़ में कामयाबी की चाह में हमारे देश के युवा वर्ग अक्सर उच्च शिक्षा हासिल करके देश ही नहीं विदेश में नौकरी पाने का सपना लेकर चलते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच कुछ युवा ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरियां छोड़कर कृषि का रुख कर रहे हैं। हमारे आज के कामयाब किसान राजस्थान के गंगानगर में रहने वाले रणदीप सिंह ऐसे ही है, जो धारा के विपरीत चल के अपने मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान गंगानगर के युवा रणदीप सिंह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अमेरिका गए। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा तरक्की करे। माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए रणदीप पढ़ाई के बाद कैलिफोर्निया गए। यहाँ रणदीप करीब 5 एकड़ के पैकेज पर नौकरी करने लगे। लेकिन इस दौरान भी रणदीप को अपने खेत की मिट्टी, खेतों में दूर तक फैली हरियाली बेहद याद आती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए रणदीप अक्सर कैलिफोर्निया में मित्र के संतरे के बागों में वक्त बिताया करते थे। इस दौरान रणदीप ने देखा कि उनके बागों में भरपूर पैदावार नहीं हो पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए रणदीप ने अपने मित्र को जैविक खाद के इस्तेमाल का सुझाव दिया। ऐसा करने से कुछ समय बाद पैदावार में इजाफा देखा गया। इस प्रयोग से रणदीप के सोए हुए शौक को फिर से जगा दिया था। इसके बाद रणदीप ने विदेश में ही जैविक खेती पर अनुसंधान किए और सफल भी रहे। लेकिन इस सफलता को वो अपने खेतों में दोहराना चाहते थे। वो चाहते थे कि इसी तरह से वो अपने गांव के किसानों को जैविक खेती की उपयोगिता समझाए। इसी कश्मकश में रणदीप विदेश की नौकरी छोड़ वापस अपने गांव आ गए। मैं कैलिफोर्निया में अपने दोस्त के वहाँ ऑरेंजेस के बाग हैं, वहाँ मैं गया तो हमने वहाँ पे गोबर और गौमूत्र से उनको तैयार करके उसमें बेसन डाल के जब ज़मीन में उसको डाला तो देखा भी माइक्रोब्स की, जीवाणु जिसे कहते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लग गई। और जीवाणु जो अच्छे जीवाणु हैं, जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर जो दूसरे जीवाणु हैं जो नुकसान करते हैं फसल को, वो उनके ख़त्म होने लग गए। तो इसी पर रिसर्च करते करते हमने कोई 10-20 प्लांट पर रिसर्च किया और उन प्लांट की ग्रोथ दूसरे प्लांट्स से ज़्यादा थी। वापस गांव लौटे रणदीप ने जब अपने आसपास के खेतों का मुआयना किया तो पाया कि यहाँ की ज्यादातर खेती अब भी बारिश पर ही निर्भर है। साथ ही अधिक पैदावार लेने के लिए किसान रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता तो कम हो ही रही थी, इसके साथ ही लोगों में बीमारियां भी आ रही थी। ये देखकर रणदीप काफी दुखी हुए और उन्होंने किसानों को इन दुष्परिणाम के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके लिए रणदीप ने साल 2014 में अपनी 100 बीघा जमीन पर खेती करनी शुरू की। उन्होंने अपने खेत में किन्नू, मौसमी, फालसा, जामुन, आंवला, नींबू समेत कई फसलों की बागवानी की। इस खाद में वो गौमूत्र, नीम, आक, धतूरा, मिर्च, लहसुन को उबालकर बनाए घोल का फसलों पर जैविक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते थे। इससे उन्हें सफलता मिली और उनके खेतों में भरपूर पैदावार हुई। इस प्रमाण के बाद गांव के बाकी किसान भी उनसे जैविक खाद और जैविक कीटनाशक लेने लगे। वो बताते हैं अच्छी फसल के लिए मिट्टी में 14 तरह के पोषक तत्व होना जरूरी होता है, जबकि सिर्फ गौमूत्र से 16 तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है और पानी भी कम लगता है, जिसका परिणाम लागत में कमी आना है। इन अच्छे परिणामों को देखकर गांव के बाकी किसान रणदीप से जैविक कीटनाशक और खाद खरीदते हैं। रणदीप पशुपालकों से 5 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदते हैं और इससे बनने वाले जैविक कीटनाशक को 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं। इंडिया जाना चाहिए और वहाँ का जो बीमारी है, दिन बर दिन किसी के बीमार होने की खबर आती, किसी का कुछ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, तो उनसे पता लगा भी ये सब केमिकल की वजह से है। जो अपना खान पान है वो बदलता जा रहा है, क्योंकि पुराने जो बुजुर्ग थे या पुरानी महिलाएं थी, उनके कभी घुटनों के दर्द की शिकायत नहीं थी, और आज की जो औरत है उसके 40 साल की उम्र में घुटनों के तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती थी। सो इसी कारण से इसी सोच को लेकर भी वहाँ लोगों को समझाया जाए, गौ आधारित खेती की जाए, ताकि उनको एक मॉडल नज़र आए और इसी मॉडल को मतलब
सोच कर फिर मैं विदेश से इंडिया आ गया। रणदीप की सफलता का बाकी किसान भी अनुसरण कर रहे हैं, जिससे उनके गांव की मिट्टी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। साथ ही कुल लागत में कमी आई है और इतना ही नहीं, फसल का उत्पादन भी काफी बढ़ा है। तो देखा आपने रणदीप सिंह की कहानी कितनी प्रेरणादायक है। आज के इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर। इसी के साथ आज के गांव किसान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।